तो कल एंटिटी फ्रेमवर्क का इंट्रो देखे थे कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है। एंटिटी फ्रेमवर्क एक ओआरएम है। ओआरएम ऐसी बात नहीं है कि डॉटनेट के लिए होता है, हर बैकएंड की लैंग्वेज जो है वो एक ओआरएम यूज करती है। मल्टीपल ओआरएम अलग अलग कंपनी ओआरएम बनाती है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मैप कराया जाता है, बराबर है। इसलिए ओआरएम यूज होता है। ओआरएम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अंडरलाइंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की परवाह किए बगैर तुम डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर कोड लिख सकते हो। यानी सी शार्प है तो सी शार्प में लिखो, जावा है तो जावा में लिखो, जो भी ओआरएम है उसको कन्वर्ट कर देगा अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी डेटाबेस सिस्टम में। इसलिए ओआरएम हम यूज करते हैं। तो उसमें हर जो मॉडल होता है उसके अगेंस्ट एक वो टेबल बना देता है और उसको मैप कर देता है। तो हमारे केस में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टेबल है, बराबर है। और एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो थी कनेक्शन स्ट्रिंग appsreading.json के अंदर। कल मैं दो चीज अपलोड किया था, एक तो लेक्चर की नोट्स अपलोड किया था और एक EF कोर का सेटअप ये अपलोड किया था। तो वो हल्का सा मैं दिखा देता हूँ तो रिवीजन लेने में थोड़ा सा आसानी रहेगी उससे। तो ये 3 पैकेज इंस्टॉल करना होता है, लेकिन हम 2 ही करेंगे क्योंकि जब SQL सर्वर इंस्टॉल करो तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड उसके डिपेंडेंसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो 2 पैकेज ही इंस्टॉल करना है, एक SQL सर्वर ताकि तुम्हारा बहुत सारे मेथड जो यूज SQL सर्वर वगैरह सारे मेथड तुमको अवेलेबल हो जाए, और टूल्स जो माइग्रेशन तुम के ना ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस वो इस पैकेज की वजह से चलता है। तो ये 2 पैकेज तुमको इंस्टॉल करना है, SQL सर्वर और टूल्स। तो माइग्रेशन भी चलने लगेगा और एंटिटी फ्रेमवर्क भी चलने लगेगा। उसके बाद मॉडल, तो मॉडल ऑलरेडी अपना क्रिएटेड है, ये स्टूडेंट मॉडल अपना बना हुआ है। इसी के लिए अपने को टेबल बनाना है डेटाबेस के अंदर। अब वो टेबल उसके अंदर 4 कॉलम रहेंगे क्योंकि मॉडल के अंदर 4 प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी कॉलम के साथ मैप होगी। यहाँ पे आईडी प्रॉपर्टी है तो वहाँ आईडी कॉलम रहेगा, बराबर है। उसके बाद तुमको डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना है, तो तुम एक क्लास बनाए, क्लास को डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से माइक्रोसॉफ्ट के इनहेरिट किए। इनहेरिट करने के बाद डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को बेस के लिए पास किए, ये कल बताया था क्यों पास करना है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। फिर डीबी सेट बना लिए, तो ये जो डीबी सेट बनाए हो ये डीबी सेट रिप्रेजेंट करता है टेबल को, डेटाबेस के अंदर टेबल को। और अगर तुमको फ्लुएंट एपीआई लिखना है जो अपना आज का टॉपिक है तो ये रहेगा। तो ये ऑप्शनल है, जो प्रोटेक्टेड ओवरराइड वाइड ऑन मॉडल क्रिएटिंग है ना, ये आज पढ़ेंगे। मैं ऑलरेडी खाली जस्ट उसको डिक्लेयर करके छोड़ा हूं, ये नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज चलेगा। कॉन्फ़िगर द कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है अपनी appsreading.json उसके अंदर तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग और ये कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी लिखी हुई है की के साथ। कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दिए। कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद तुमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉन्फ़िगर करना है, कहाँ पे, program.cs के अंदर। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो तुम्हारा वर्चुअल डीबी है उसका ऑब्जेक्ट तुमको लगेगा, और ऑब्जेक्ट कौन बना के देगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बोलना रहेगा तुमको कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्लीज क्रिएट दिस इंस्टेंस फॉर मी, तो ये तुमको करना रहेगा। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज, सर्विसेज का आई सर्विस कलेक्शन को एक्सेस करना है जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर है। तो बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे तुमको टी कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। टी कॉन्टेक्स्ट हमारे केस में एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, और यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन है, ऑप्शन गोज टू, ये गोज टू है, इसको सच डैट भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ भी बोलो कोई मसला नहीं। ये पैरामीटर है, उसके बाद मेथड की बॉडी है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे तो ठीक, नहीं लगाओगे तो फिर एक लाइन में ही तुमको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने की रहती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड ये कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करने के लिए बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये चाहे तो यहाँ डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख लो, या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग फेच करके एक वेरिएबल में स्टोर करो और वेरिएबल को लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके लिख दिया हूँ ताकि तुमको थोड़ा समझ में आए कोड। तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग फेच करके डायरेक्ट यही लिख दिया। वरना क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल में स्टोर करने का और वेरिएबल को यहाँ पॉइंट आउट कर देने का, और कुछ नहीं, बाकी कोड वैसे ही है। क्रिएट माइग्रेशन, माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट, ये कंपनी का एक कन्वेंशन है कि पहला माइग्रेशन जो पड़ता है उसका नाम इनिशियल क्रिएट या इनिशियल मॉडल रखते हैं। तो ये पहला माइग्रेशन था, ये कमांड लिखने पे C# की एक स्क्रिप्ट बनेगी, वो सारे चेंजेस डिटेक्ट करके ट्रैक करके लाएगा कि ये चेंजेस है, मुझको माइग्रेट करना है डेटाबेस पे, तो तुम चेक कर लो। तो मैं चेक किया हाँ सही है, उसके बाद मैं अपडेट डेटाबेस कमांड रन करूंगा तो वो सारे चेंजेस डेटाबेस पे अप्लाई हो जाएंगे। तो डेटाबेस अगर बना रहेगा तो अप्लाई हो जाएंगे, नहीं बने रहेगा तो बना देगा।
डेटाबेस का नाम कहां से उठाएगा? कनेक्शन स्ट्रिंग से। कनेक्शन स्ट्रिंग में तुम क्या लिखते हो? सर्वर का नेम किस सर्वर पे बना, डेटाबेस का नेम, यहां ये डेटाबेस बनाना है, समझे बात को? सर्वर इक्वल टू फैसल या लोकल डीबी, सेमी कॉलन, डेटाबेस इज इक्वल टू स्टूडेंट डीबी, कॉलन, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू। बस ये दो चीज परमिशन रिगार्डिंग लिखने का, दो चीज सर्वर और डेटाबेस के लिए लिखने का, हो गई तुम्हारा। अपडेट डेटाबेस, वेरीफाई द डेटाबेस चेंजेस। ये डॉक्यूमेंट के थ्रू तुम एकदम इजीली ईएफ कोर सेटअप भी कर सकते हो, और जो कल तक का हुआ था उसको आधे घंटे के अंदर निपटा सकते हो। आधे घंटे से ज्यादा की प्रिपरेशन नहीं है, सब कुछ मिला के, अगर ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने है तो लेक्चर सुनना है, डॉक्यूमेंटेशन देखना है और प्रिपेयर करना है। तो ये नोट्स, ये सेटअप की नोट्स है, और दूसरी नोट्स जो है वो कल के जो टॉपिक कवर हुए थे अपने उसके ऊपर है। तो इसका नाम देख लेना, जो लेक्चर रहेगा ना वही नंबर से नोट्स रहेगी, समझे बात को? तो एक core_4 नोट्स, तो ये पीडीएफ है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें ORM क्या है ये देख लिए, ये ORM है, ये DB कॉन्टेक्स्ट है, ये DB सेट है, सिंपल। और ऑन कॉन्फ़िगरिंग, ये एक मेथड में बताया था कि अगर ऐप सेटिंग के अंदर नहीं लिखना है तो ऑन कॉन्फ़िगरिंग को यूज करके तुम कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पास कर सकते हो। लेकिन ये क्या है? रिकमेंडेड मेथड नहीं है। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ नहीं लिखने का, वरना DLL में पास हो जाएगी और काम तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, आगे चले जाएगी। प्रोज एंड कॉन्स देख लेना, बताया था। अप्रोच है, दो अप्रोच फाइनल यूज होते हैं, कोड फर्स्ट और DB फर्स्ट। ये लेगेसी और लिमिटेड है, मॉडल फर्स्ट तो आज तक तो मैं देखा ही नहीं, किसी का मुझसे सुना भी नहीं। तो तीन होते हैं लेकिन दो ही यूज होते हैं, कोड फर्स्ट या डेटाबेस फर्स्ट। कोड फर्स्ट मतलब C# की क्लास पहले, DB और टेबल बाद में। DB फर्स्ट मतलब क्या? डेटाबेस रेडी है, C# की क्लास बनाएगा वो। तो अपने अभी क्या पढ़ रहे हैं? कोड फर्स्ट, क्योंकि पहले C# की क्लास है, डेटाबेस माइग्रेशन से बनाए ना, जब माइग्रेशन आया इसका मतलब क्या है कि कोड फर्स्ट यूज कर रहे हैं, इसीलिए माइग्रेशन को कोड फर्स्ट माइग्रेशन भी बोलते हैं। और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अप्रोचेस, मतलब तीनों अप्रोच का क्या नुकसान फायदा है, क्या है? DB कॉन्टेक्स्ट, DB ऑप्शन, DB सेट। तो DB सेट ऐसे बनेगा, सिंपल कॉन्टेक्स्ट बनेगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर DB सेट, मतलब डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल। ये तुम्हारा मॉडल है, ये मॉडल यहाँ मैप हो जाएगा DB सेट से। ये भी जब करंट एप्लीकेशन करेंगे समझ में आ जाएगा। कोड फर्स्ट माइग्रेशन, तो इसके अंदर देखो अलग दिखेगा, नोट्स के अंदर अलग है और सेटअप के अंदर अलग है। नोट्स के अंदर ये जो दिख रहा है ना, .NET टूल इंस्टॉल --- ग्लोबल .NET EF, ये उनके लिए जो मैकबुक यूज करते हैं या दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो मैं दोनों चीजें यहाँ लिख दिया हूँ ताकि तुम लोग को पता रहे, एटलीस्ट ऐसा भी कुछ होता है, समझे बात को? तुम लोग के लिए वो ये ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस। तो इससे क्या हो जाएगा? EF कोर इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इंस्टॉल EF कोर टूल्स, ऐड माइग्रेशन, तो इसमें ना उल्टा हो जाता है। .NET EF कॉमन है, अपना ऐड माइग्रेशन है तो यहाँ माइग्रेशन ऐड रहेगा। देखो माइग्रेशन ऐड इनिशियल क्रिएट, अपडेट डेटाबेस है ना अपना, तो यहाँ पे हो जाएगा डेटाबेस अपडेट। .NET EF कॉमन है, अपडेट डेटाबेस को देखो डेटाबेस अपडेट, समझे? तो कभी कोई पूछ लिया तो ये किसके लिए है? ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं तो उसके लिए, इसको बोलते हैं CLI कमांड्स, कमांड लाइन इंटरफेस, और कुछ नहीं, सिंपल एकदम। सीड डेटा ये अभी पढ़ना है, वर्क फ्लो अभी ये पढ़ना है, कॉलम एट्रीब्यूट पढ़ना है, फ्लुएंट API पढ़ना है। तो ये नोट्स पहले भेज दिया ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे चीजें। तो ये था हल्का सा रिवीजन जो लास्ट लेक्चर में अपने पढ़े थे। 48 हो गया, स्टार्ट कर दे। ठीक है, कोड फर्स्ट माइग्रेशन तक देखे थे कि माइग्रेशन हो गया था, चेंजेस जो है वो अप्लाई हो गए थे, ये दो कमांड चलाए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब मेरे को एक और टेबल बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मॉडल बनाऊंगा। अभी स्टूडेंट हो गया, अब मुझको फॉर एग्जांपल ट्रेनर के लिए बनाना है या टीचर के लिए बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये एंटिटी मिली मुझको, तो मैं कहाँ ऐड करूंगा? मॉडल के अंदर। मैं मॉडल में आया, राइट क्लिक किया, ऐड, ट्रेनर, ट्रेनर की आईडी रहेगी ना, यहाँ पे जो पढ़ा रहे थे फाद भाई पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो हर ट्रेनर की अपनी एक आईडी है। तो
यहां पे लगे दो T_ID, ठीक है, जानबूझ के लिखा हूं वो। फिर आ जाएगा ट्रेनर का नेम, फिर उसका कौन सी टेक्नोलॉजी वो पढ़ाता है, ठीक है, और उसका उसका एड्रेस, ठीक है, ट्रेनर आईडी और नेम, टेक्नोलॉजी और एड्रेस। अब ये मुझको सेम टेबल चाहिए ताकि मैं डेटा स्टोर कर सकूं। जब जब मॉडल बनेगा तो उसके अगेंस्ट तुमको टेबल बनाना है, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, माइग्रेशन करूंगा। ये यहाँ मॉडल बन गया तो मुझको डेटाबेस में चाहिए, तो फौरन मैं पैकेज मैनेजर कंसोल पे आया, पैकेज मैनेजर कंसोल पे आने का और माइग्रेशन ऐड करने का। मैंने कहा ऐड माइग्रेशन, माइग्रेशन का नेम देना है। तो माइग्रेशन का नेम ऐसा दो कि तुमको पता रहे कि इससे चेंजेस क्या हो रहे हैं। अभी मैं क्या ऐड किया, ट्रेनर ऐड किया ना मॉडल, तो डेटाबेस में क्या होगा, ट्रेनर मॉडल मुझको ऐड करना है, बराबर है। माइग्रेशन करो, क्यों नहीं होता अभी समझ में आएगा। कॉपी किया, ऐड माइग्रेशन, मैं यहां पे लिखा ट्रेनर्स, ऐड ट्रेनर्स इन डीबी। डीबी के अंदर मैं ट्रेनर्स टेबल ऐड कर रहा हूं, समझे। तो इससे मेरे को पता रहेगा ना माइग्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। अभी देखो क्या होता है, ऐड माइग्रेशन, ऐड ट्रेनर्स इन डीबी। ये चेंजेस वो डिटेक्ट करके लाना चाहिए। तो नहीं लाएगा तो मेरे को बताना है क्यों नहीं लाया। आया, देखो जिस नाम का मैं लिखा था उस नाम की क्लास बनी, ऐड ट्रेनर्स इन डीबी, और माइग्रेशन में ऐड हो गई। देखो माइग्रेशन में आओ, ओपन करो, देखो अभी तक इनिशियल क्रिएट था, उसके नीचे देखो ऐड ट्रेनर्स इन डीबी, ये वही फाइल ओपन है, ये वही फाइल ओपन है। लेकिन अप मेथड भी खाली है, डाउन मेथड भी खाली है, उसको चेंजेस मिले ही नहीं। समझे बात को, उसको चेंजेस नहीं मिले, क्यों, क्योंकि तुम डीबी सेट में ऐड ही नहीं किए। समझे बात को, डीबी सेट ऐड ही नहीं किए तुम, तो उसको कैसे पता चलेगा इसका टेबल बनाना है। समझ में आई बात में क्या किया, ठीक। ऐसा रहे तो यहां आने का अपडेट नहीं किए हो ना, अब ये अपडेट नहीं किए हो माइग्रेशन को क्योंकि एम्प्टी है वो, तो इसको डायरेक्ट यहां से भी डिलीट कर सकते हो और पैकेज मैनेजर कंसोल में आके इसको रिमूव डैश माइग्रेशन, रिमूव डैश माइग्रेशन, यहां से इसको डिलीट कर देगा। देखो गायब हो गया, दिखा, क्लियर है। अब मैं करता हूं यहां पे आके एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहां पे आके एक टेबल ये बना हुआ था ना स्टूडेंट, वैसे ही दूसरा टेबल मेरे को ऐड करना है, एक डीबी सेट, ये बन गया ट्रेनर्स, ठीक है। डीबी सेट ऐड किया, सेव किया, अगेन पैकेज मैनेजर कंसोल पे आया, अप की प्रेस किया, एक और बार प्रेस किया तो मुझको मेरा कमांड मिल गया, ऐड ट्रेनर्स इन डीबी। अभी एक और चेंजेस, अभी फिर इसको रिमूव करूंगा, खाली पहले चेंजेस डिटेक्ट करके लेके आन दो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीजें पता चलेगी। लाया चेंजेस, देखो अप मेथड के अंदर अब है सब, तो क्या कर रहे हो, ड्रॉप प्राइमरी की, रिनेम टेबल। अच्छा हाँ, वो टेबल को रिनेम कर रहा है, पहले से मैं ऐड किया हूं ना इसलिए आ गया। रीनेम स्टूडेंट्स, अच्छा मैं चेंज किया हूँ क्या कुछ, हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, कॉपी पेस्ट की वजह से मैं स्टूडेंट लिख दिया हूँ यहाँ पे, जबकि मुझको क्या लिखना है यहाँ, ट्रेनर। ट्रेनर में यहाँ पे आओ, अगेन क्या करेंगे अपने, रिमूव माइग्रेशन। कोड फर्स्ट पे तो तुम लोग बादशाह हो जाओगे एकदम अगर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप एक्सेप्शन एंटिटी ट्रेनर, हाँ चलेगा, ठीक है। इसको पहले कंट्रोल जेड, रिमूव हो गया। देखो
एक ही अपना इनिशियल क्रिएट है बस। अब यहाँ पे आया मैं इसको ट्रेनर, अब प्रॉपर कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव, ऐड माइग्रेशन। हाँ सही, जो एरर दिखाने का था वही आप समझा। तो अभी नहीं बना, उसका रीजन कहां से आवाज आई? आप बोले सही है। देखो तो फिर यहाँ क्यों नहीं आया, फिर इसमें क्यों नहीं आया? वेरी गुड। देखो बात को समझो, पर एंटिटी फ्रेमवर्क को जो है ना, वो जब कभी टेबल बनाता है तुम्हारे मॉडल के अगेंस्ट, तो वो इंश्योर करता है कि टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना चाहिए, तभी तो रिकॉर्ड वो आइडेंटिफाई कर पाएगा ना, यूनिक। प्राइमरी की बता चुका हूं ना। हाँ, तो वो इंश्योर कर पाएगा कि ये रिकॉर्ड जो है वो डिस्टिंग्विश दूसरों से अलग कैसे होगा। तो कैसे, मैं पीआरएन की एग्जांपल दिया था, याद है? किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना है मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो कैसे निकालेंगे? पीआरएन की वजह से। तो ये भी जो रिकॉर्ड ट्रेनर का जा रहा है, तो वो वापस फेच करना ही पड़ेगा ना। फेच करने के लिए तुमको एक यूनिक कॉलम चाहिए ना, जो सबका अलग हो, समझे? तो आईडी मस्ट बी यूनिक। तो अब एंटिटी फ्रेमवर्क का कन्वेंशन है कि अगर तुम आईडी लिखोगे ना, यहाँ पे आईडी, तो मैं इसके अगेंस्ट जो टेबल बनाऊंगा, तो आईडी कॉलम जो बनाऊंगा उसको प्राइमरी की बना दूंगा। तुम आईडी लिखो खाली, लेकिन अगर तुम उसको T_ID या ऐसा कुछ लिखोगे तो नहीं चलेगा। फिर तुमको मेरे को बताना पड़ेगा अलग से। तुम सिर्फ आईडी लिखोगे तो मेरे को समझ जाएगा, समझे बात को? इसलिए मैं T_ID लिखा था वहां पे। क्लियर है? दो कन्वेंशन है प्राइमरी की बनाने के लिए, या तो आईडी लिखो, तो या फिर मॉडल का नेम अंडरस्कोर आईडी, मतलब स्टूडेंट आईडी, या मैं आईडी लिखा ना तो बना दिया उसने। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता, मॉडल का नेम, सॉरी स्टूडेंट, ऐसे लिखता तो ही बना देता। ये दो कन्वेंशन इसको पता है, प्राइमरी की बना दूंगा मैं, या तो आईडी या तो मॉडल नेम सफिक्स आईडी बन जाएगा। इसके अलावा कुछ तुमको करना, तुमको बताना पड़ेगा। वो बताने के लिए सिंपल ही है, ऊपर आओ उसके और की एट्रीब्यूट दे दो, तो एक प्राइमरी की बना देगा। इंटर का तो ऊपर नेम स्पेस ऐड हो गई। इंटरव्यूअर मुझसे ये पूछा था, बताया भी हूं मैं। पहले बता दें प्राइमरी की कैसे बनाएंगे कोड फर्स्ट अप्रोच में, तो बोला की एट्रीब्यूट से, तो बोले उसकी नेम स्पेस क्या है, तो ये बोलने का था, कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। तो इसको बोलते हैं एनोटेट करना, मैंने की एट्रीब्यूट से एनोटेट कर दिया, इसको डेटा एनोटेशन बोलते हैं। जो की है ना, ये क्या है? डेटा एनोटेशन है। मैंने एनोटेट कर दिया की एट्रीब्यूट से। क्लियर है? एट्रीब्यूट समझता है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी तुम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और HTML में फर्स्ट टैग के अंदर, याद आया ना? तो एक की एट्रीब्यूट दे दिया, तो यहां पे तो जरूरत नहीं थी क्योंकि आईडी है, बराबर है, ये एक्स्ट्रा है। तो अपने को जरूरत कहां पे है? यहां पे ट्रेनर में T_ID लिखा हो ना, यहां पे आया की एट्रीब्यूट दे दिया, ऊपर नेम स्पेस ऐड हो गई। अब वो T_ID वाला अपने को बनाना नहीं है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, लेकिन समझाना है मेरे को। आ गया पैकेज मैनेजर कंसोल, चल गया, बन गया। देखो वो बराबर बना रहा है, T_ID दिखा, और उसको एनोटेट किया आइडेंटिटी 1। समझ में आ रही है? प्राइमरी की x goes to T_T_ID को क्या बनाया? प्राइमरी की बना दिया। क्यों? क्योंकि तुमने की एट्रीब्यूट दिया, वरना तुमको क्या करना पड़ता? ट्रेनर आईडी ये देना पड़ता। अब इसको भी रिमूव करो, रिमूव माइग्रेशन रिमूव हो गया। अगेन यहाँ पे आओ ट्रेनर के अंदर, इसको चेंज करो, इसको लिखो ट्रेनर, बराबर ट्रेनर, हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। और की एट्रीब्यूट हटा दो, या इसको कमेंट कर दो। मैं इसको कमेंट आउट कर दिया, पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर आया, ऐड माइग्रेशन, देखो बन गया, कोई मसला नहीं है। ट्रेनर आईडी बना ना, अब कोई मसला नहीं है। क्लियर है? इसी तरीके से तुम
बहुत सारे चेंजेस तुम इवन के एक एक वो बता सकते हो कि इस प्रॉपर्टी के लिए मेरे को कैसी टाइप चाहिए डेटाबेस के अंदर, समझे। तो मैं यहाँ इसको सेव किया और इसको एटलीस्ट टेबल को ऐड कर देते। तो मैं यहाँ पे अपडेट डेटाबेस, अगर तुमको स्क्रिप्ट देखना है कि कौन सी स्क्रिप्ट ये बना रहा है, अपडेट डेटाबेस लिखने पर क्या होता है, ये जो सी शार्प जो तुमको दिख रहा है, इसके जरिए एंटिटी फ्रेमवर्क क्या बनाता है, एसक्यूएल बनाता है, उसको रन करता है। वो एसक्यूएल अगर तुमको देखना है तो अपडेट डेटाबेस के आगे हाइफन वर्बोस लिख देने का, तो वो सारी स्क्रिप्ट तुमको दिखेगी भी। ये सेम डॉटनेट फ्रेमवर्क में भी सेम है। हो गया, डन, आ गया। ओपन करो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तुम लोग यहां से भी देख सकते हो, लेकिन यहां थोड़ा सा कभी कभी लेट रिफ्लेक्ट होता है। डेटाबेस स्टूडेंट डीबी टेबल आ गया। देखो ट्रेनर्स, उसके कॉलम्स देखो, ट्रेनर आईडी है ना, बना बराबर जैसा तुम चाह रहे थे वैसा बन गया। नेम, अब ये नेम में देखो एन वर्कर मैक्स लिया है, तो एन वर्कर ब्रैकेट के अंदर हम क्या देते हैं कि इसकी लेंथ कितनी रहेगी डेटाबेस के अंदर, इसकी लेंथ तो एन वर्कर मैक्स, मतलब अननेसेसरी बहुत ज्यादा लंबी नेम वो स्पेस लेगा और डेटाबेस के अंदर ज्यादा कैरेक्टर होल्ड करने की कोशिश करेगा जिसकी जरूरत नहीं है कि नहीं। नेम इतना बड़ा तो रहता नहीं ना, तो नॉर्मल मैं बोलता हूँ कि इतना कैरेक्टर लेना चाहिए, तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन तुम यहाँ कर सकते हो। अभी ये टेबल बन गया, टेबल बन गया, कॉलम बन गया, स्कीमा पूरा रेडी हो गया। अब तुमको चेंजेस करना है तो तुम कहाँ करोगे, यहाँ नहीं करोगे, मॉडल में करोगे और माइग्रेशन करोगे। जब कभी तुमको कोई भी चेंजेस करना है तो तुम करोगे कहाँ, मॉडल में और माइग्रेशन मारोगे तो डेटाबेस में हो जाएगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे चेंजेस जिसका इफेक्ट डेटाबेस के टेबल पे पड़ेगा वही माइग्रेशन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल तुम कोई ऐसा चेंजेस किए मॉडल में जाके जिसका इफेक्ट डेटाबेस पे पड़ ही नहीं रहा है, तो ऐड माइग्रेशन करोगे तो चेंजेस को डिटेक्ट ही नहीं करेगा वो चेंजेस जिसका इंपैक्ट डेटाबेस पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम बढ़ा दिया, मतलब यहां मैं एक प्रॉपर्टी बढ़ा दिया, तो हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक कॉलम होता है ना। अभी 4 प्रॉपर्टी है तो टेबल में 4 कॉलम है, मैं 5 कर दिया या 3 कर दिया, एक कम कर दिया, तो एक कॉलम तो रिमूव करना पड़ेगा ना। तो ये चेंजेस तुमको दिखेंगे। या अभी जैसे मैं कॉलम की डेटा टाइप चेंज कर रहा हूं, इफेक्ट जाएगा वहां पे, ये कॉलम का नेम चेंज कर रहा हूं तो इफेक्ट जाएगा। तो ये सारी चीजें तुमको माइग्रेशन से माइग्रेट करने पड़ेंगे, चेंजेस कहां पे, डेटाबेस पर, यानी माइग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ आके नहीं छेड़ना। अब इसकी वजह समझो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट मुझको यहाँ पूरा बन गया, इसको मेन सर्वर पे डालने का है, बराबर, इसको मेन सर्वर पे डालने का है। अब अगर मैं यहाँ मैनुअल चेंजेस कर देता आके यहाँ पे, वो मैनुअल चेंजेस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन तुम्हारे माइग्रेशन का एक एक माइग्रेशन का रिकॉर्ड होता है। एक एक सिंगल माइग्रेशन जो तुम कर रहे हो ना, उसमें क्या चेंजेस कर रहे हो उसका रिकॉर्ड है। जैसे यहाँ पे तुम आओ, पहली जगह रिकॉर्ड चेक करने की, माइग्रेशन फोल्डर है, उसके अंदर देखो इनिशियल क्रिएट, इनिशियल क्रिएट में जो कुछ भी तुम किए हो वो उसकी पूरी डिटेल सी शार्प की स्क्रिप्ट में तुमको मिलेगी, दिख रहा है ये। उसके बाद ऐड ट्रेनर्स इन डीबी, पूरा ट्रैक यहां पे तुमको दिखा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट मॉडल के स्नैपशॉट, दिख रहा है। ये सारी की सारी डिटेल जो होती है वो यहां दिखती है, और डेटाबेस के अंदर एक टेबल होता है माइग्रेशन हिस्ट्री, कब कौन सा माइग्रेशन तुम करे पूरी डिटेल होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हो तो हर चीज में तुमको कैसे जाना है, माइग्रेशन के थ्रू, कोड के थ्रू ही जाना है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस साइड चेंजेस करोगे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, किसी को, डेवलपर को पता ही नहीं चलेगा।
कभी कभी कोई ऐसा गड़बड़ हो जाती है, कोई कर देता है, हालांकि अलाउ ही नहीं है वो तो, लेकिन कोई किसी से हो जाती है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने कल बताया, इससे हो गई गलती, समझे? कोड फर्स्ट यूज करते करते डेटाबेस में जाके भाई हिला दिया डेटाबेस थोड़ा, तो मैं क्या बोला? डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। मैंने ये चेंजेस डेटाबेस में कर दिए क्योंकि वो कोड से मेरे को नहीं समझ में आता कैसे करेंगे, अब कर दिए तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, अटैच कर दो वहां पे, कि कोई आगे फंसे तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ले, फट से उसको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे ये चेंजेस नहीं किए, जो सीनियर रहेगा उसको पता रहेगा, वो बोलेगा भाई वो वहां पे डॉक्यूमेंट, कोई फंसेगा तो सीनियर के पास जाके सीनियर बोलेगा हाँ मेरे को पता है, अब्दुल रहमान ने डॉक्यूमेंटेशन बनाया, उसमें स्टेप लिखा, देख ले, तेरे को पता चल जाएगा। तो मैनुअली जाके उसने भी किया था, तू भी कर दे, समझे? लेकिन अगर सब अपने माइग्रेशन से गए हैं, अपने हर काम माइग्रेशन के थ्रू किए, तो फिर अपने को टेंशन नहीं है। ये पूरे माइग्रेशन का फोल्डर रखने का और एक कमांड चलाने का, अपडेट डेटाबेस, पूरा डेटाबेस वैसे रेडी हो जाएगा। समझे बात को? सेम जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आया और ये स्टूडेंट डीबी दिख रहा है, इसको मैं डिलीट कर दिया। स्टूडेंट डीबी अपना बना हुआ है ना, मैं यहां पे आया, इसको क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, डिलीट, मैं डेटाबेस को डिलीट कर दिया, लेकिन डेटाबेस का रिकॉर्ड कहां है मेरे पास? माइग्रेशन फोल्डर के अंदर है ना। एक कमांड में चलाऊंगा अपडेट डेटाबेस, तो अपडेट डेटाबेस कमांड से होता क्या है? वो माइग्रेशन के फोल्डर को ढूंढेगा, उसके अंदर जितने माइग्रेशन है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। पहला माइग्रेशन क्या है अपना? इनिशियल क्रिएट, स्टूडेंट टेबल बन जाएगा। दूसरा माइग्रेशन क्या है? ट्रेनर्स बन जाएगा। समझे? ऐसा मैं किया हूं इसलिए बता रहा हूं। तो मैं अगेन आया यहां पे, पैकेज मैनेजर कंसोल पे गया, अपडेट डेटाबेस, हो गया। यहां पे आओ, रिफ्रेश करो, स्टूडेंट डीबी दिख रहा है, टेबल, दोनों टेबल है, देखो, स्टूडेंट और ट्रेनर्स। समझे बात को? अपडेट डेटाबेस कैसे काम करता है, माइग्रेशन को डाउनग्रेड कैसे करते हैं। गलती से एक माइग्रेशन चले गया, या माइग्रेशन को इनिशियल स्टेट पे लाना है, तो अपडेट डेटाबेस स्पेस 0, तो सीधा इनिशियल पे जा, पता है कि नहीं? बहुत यूज होता है सब भी। तो अपना एक बंदा कोड फर्स्ट पे मचा रहा है, काम कर रहा है अभी, तो बहुत हेल्प तुम लोग को भी मिलेगी। थोड़ा सा ग्रुप में ऐसा कर देना लोग पे, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये इस तरीके से माइग्रेशन काम करता है। डिलीट करके भी अपने ला सकते हैं। देखो माइग्रेशन हिस्ट्री टेबल, वो नहीं बताया तुम लोग को, ये दिख रहा है EF माइग्रेशन हिस्ट्री। यहां पे आओ, इसमें देखो, लगे तो इसको डायरेक्ट ओपन कर दो, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, देखो दिख रहा है, इनिशियल क्रिएट, ऐड ट्रेनर्स इन डीबी। ये जो तुम्हारा 2 माइग्रेशन है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे है। यही मैं मेरे लर्निंग मेट पे कॉल पे बोला था कि मतलब एक टेबल रहता है, उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है। समझे? तो बोले यार अपने पास तो डेटाबेस है ही नहीं, बनाना है, तो मैं बोला अपडेट डेटाबेस मारो, बन जाएगा। अपडेट डेटाबेस मारो, बन जाएगा। माइग्रेशन फोल्डर है ना अपने पास, तो अपडेट डेटाबेस जैसे ही मारेंगे वो जाएगा, माइग्रेशन फोल्डर को ओपन करेगा, जितने माइग्रेशन सबको रन कर देगा, बन जाएगा। डेटाबेस नहीं रहेगा तो कनेक्शन स्ट्रिंग से डेटाबेस का नेम उठा लेगा, बराबर है? डेटाबेस बन गया, उसमें टेबल बन गया, कॉलम बन गया, सब बन जाता है। क्लियर है? अब यहां पे आ गया मेरा ये सब, क्लोज ऑल टैब्स। अब मैं स्टूडेंट के अंदर आया, अब मुझको यहां पे चेंजेस करने हैं। टेबल ओपन करो, ये बंद कर दो, इसका काम नहीं है। स्टूडेंट कॉलम का देखो, कॉलम को चेंज कैसे करते हैं। अब ये कॉलम है, ये कॉलम में देखो नेम एन वर्कर मैक्स है, बराबर है, और साथ में क्या है? नॉट नल, यानी यहां पर अगर तुम इसको नल छोड़ोगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने देगा नहीं, आगे जाने नहीं देगा तुमको। इस पे क्या कंस्ट्रेंट लगा, नॉट नल बता चुका हूं, ऐसे मत देखो। नॉट नल क्या मतलब? इसमें नल वैल्यू नहीं चलेगी, मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है नेम। अब ये चलो ठीक है, अब इसमें
मुझको फॉर एग्जाम्पल, चलो नेम ही बता दो, नेम को अगर मुझको नलेबल बनाना है कि भाई नल वैल्यू भी इसमें चलना चाहिए, तो तुमको यहां पे काम करना पड़ेगा। तो अपने सी शार्प के अंदर नलेबल कैसे बनाते हैं, और दूसरा तरीका नलेबल लिख के ब्रैकेट लगा देने का, बराबर है। तो यहां आके मैं चाहे ऐसे कर दूं तो ये नलेबल बन गया, चाहे दूसरा तरीका क्या है, नलेबल एंगल ब्रैकेट ऐसे, समझे? लेकिन ये नलेबल स्ट्रिंग मस्ट बी नॉन नलेबल, अच्छा अच्छा हाँ 9 अपडेट, ये वाला भी सिंटेक्स यूज करो, समझे? तो ये नलेबल बन गया। अब मैं इसको चेंज किया क्या पे, मॉडल के अंदर। अब जैसे ही मैं माइग्रेशन करूंगा ये चेंजेस वहां डिटेक्ट होंगे। देखिए अभी तक ये क्या था, नॉट नल था, अब मैं इसको क्या कर दिया, ये नलेबल है, तो इसका कॉलम भी तो नलेबल होना चाहिए ना। जैसे माइग्रेशन ऐड करोगे तो उसको फौरन चेंजेस मिलेंगे। मैं यहाँ पे आया, ऐड माइग्रेशन, क्या नाम था, ऐड कंस्ट्रेंट नॉट नल, ठीक है। और किसको नॉट नल किए है, नहीं नेम, स्टूडेंट ठीक है। इसको कंस्ट्रेंट हटा दो, बहुत बड़ा नेम दिख रहा है। ऐड नॉट नल नेम इन स्टूडेंट टेबल, अपने हिसाब से जो समझ में आया तुमको। ये नाम का भी दो तरीका है, एक कुछ लोग बोलते हैं कि डेटाबेस सेंट्रिक नेम लो, यानी डेटाबेस साइड से समझ में आना चाहिए, और एक होता है मॉडल सेंट्रिक नेम लो, यानी मॉडल में जो तुम चेंजेस किए उससे समझ में आना चाहिए। तो सबका अपना अपना प्रीफर करते हैं। मैं टेबल वाला ज्यादा प्रीफर करता हूँ, डेटाबेस सेंट्रिक नेम प्रीफर करता हूँ। उसकी वजह है कि चेंजेस वहां होने वाले हैं ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने नेम प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस किया, तो ये क्या हो गया, मॉडल सेंट्रिक नेम हो गया। और मैं बोल दूं कि मैंने नेम कॉलम को अपडेट करना है, तो ये क्या हो गया, डेटाबेस सेंट्रिक नेम हो गया। चेंजेस कहाँ जाने वाले हैं, डेटाबेस पे ना। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा, मेरा हिसाब मतलब मैं प्रीफर करता हूँ, कोई कुछ भी करे कोई मसला नहीं। तो ऐड माइग्रेशन ठीक है। तो अगर कोई चेंजेस डिटेक्ट हो गए तो अपने को माइग्रेशन की फाइल में वो दिख जाएगा। आ गया। अब मेथड के अंदर देखो, अल्टर कॉलम, कॉलम को अल्टर करता है किसको, नेम, किसके अंदर है, स्टूडेंट टेबल के अंदर। उसकी टाइप है एन वर्कर मैक्स, ठीक है। नलेबल ट्रू, इससे पहले क्या था, नॉट नल था, अब नलेबल ट्रू, यानी नल वैल्यू उसके अंदर जाएगी। मैं जैसे ही इसको अपडेट करूंगा, एक बार तो मैं दिखा देता हूं तुम लोग को। ये नेम कॉलम एन वर्कर मैक्स नॉट नल दिख रहा है। अब मैं इसको अपडेट करता हूं और उसको रिफ्रेश करूंगा, अपडेट डेटाबेस, हो गया। यहां पे आओ, इसको रिफ्रेश किया, कॉलम ओपन किया, नल देखिए। इसी तरीके से तुम लोग उसकी लेंथ को या टाइप को भी चेंज कर सकते हो, जो तुमको मर्जी है वो। तो अभी यहाँ पे देखो एन वर्कर मैक्स है, मैं चाहूँ तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट के अंदर आया और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया कॉलम। कॉलम एट्रीब्यूट में ये बताता है कि क्या लेना है। ये सेकंड इसका ओवरलोडेड फॉर्म लो, स्ट्रिंग में नेम। तो देखो यहाँ नेम बोल्ड है ना, नेम का डिस्क्रिप्शन पढ़ो, तो द नेम ऑफ द कॉलम द प्रॉपर्टी इज मैप्ड टू, मतलब वो कॉलम का नेम यहाँ बताओ जिससे ये प्रॉपर्टी मैप होने वाली है डेटाबेस में, बराबर है। तो मैं बोल दिया कि उसका नाम है नेम, बराबर, क्लियर। यहाँ नेम है और डेटाबेस में भी क्या है, नेम ही है। कॉमा, अब उसकी टाइप बताओ, अगर तुमको कोई टाइप चाहिए तो देखो टाइप नेम, टाइप नेम क्या है, गेट्स और सेट द डेटाबेस प्रोवाइड स्पेसिफिक डेटा टाइप ऑफ द कॉलम जिससे प्रॉपर्टी मैप होने वाली है। मतलब वहां पे तुमको कोई टाइप चाहिए अलग तो वो बता दो। बोला ठीक है, मैं लिखा टाइप, टाइप नेम इक्वल टू, स्ट्रिंग में ले रहा है तो मैं बोल दिया इसको कर दो एन वर्कर
25। समझे? वाइन वर्कर मैक्स था ना अभी, मैन वर्कर 25 कर दिया। अगेन इसको कंट्रोल शिफ्ट एस सेव, पैकेज मैनेजर कंसोल, एंड कैरेक्टर लेंथ, एड माइग्रेशन। देखो कॉलम को अल्टर करना है, किसको? नेम में है, मतलब नेम कॉलम, स्टूडेंट टेबल के अंदर है, टेबल स्टूडेंट टाइप एंड वर्कर 25, न लेबल ट्रू पहले से। अब ओल्ड टाइप स्ट्रिंग, ओल्ड टाइप सॉरी ओल्ड टाइप एंड वर्कर मैक्स है, तो न्यू टाइप क्या है? एंड वर्कर 25। यहां पे आओ, अपडेट डेटाबेस, रिफ्रेश, कॉलम ओपन, एंड वर्कर 25। समझे बात को? दिख रहा है? तो इस तरीके से तुम पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन अपने मन से कर सकते हो। समझे बात को? क्लियर है? अब अगर किसी को फॉर एग्जांपल डीबी या टेबल का ही नेम जैसा चेंज करना है, कुछ टेबल का नेम चेंज करना है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क का कन्वेंशन क्या है कि जो भी तुम डीबी सेट में लिखते हो, डीबी सेट वाली प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कहाँ गया? EF4 एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये इसका कन्वेंशन है कि तुम यहाँ पे जो भी लिखोगे ना प्लूरल नेमिंग कन्वेंशन में, यानी यहाँ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रेनर है तो ट्रेनर्स, इस नाम का डीबी वो बना देगा। लेकिन यहाँ पे तुम फॉर एग्जांपल ऐसा कर दिए कि TBL ट्रेनर, तो फिर नहीं बनाएगा, वो वही बनाएगा, वो ट्रेनर्स ही बनाएगा। तुमको ऐसा लगेगा कि मैं ये ऐसा चेंज किया, तो वो नहीं करता है। उसके लिए फिर तुमको फ्लुएंट API लिखना पड़ता है। फ्लुएंट API इंटरव्यू पूछता भी है, हम लोग के प्रोजेक्ट में तो वही लिखा भी जाता है, तो करता है। तो चलो एक ट्राई मार दे, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं ट्रेनर टेबल का, बराबर है? देखते क्या लेता है वो। रीनेम टेबल नेम ट्रेनर्स, ठीक है? कुछ मिलता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए। अरे मिल गया, उठा लिया क्या? ड्रॉप प्राइमरी की, रीनेम ट्रेनर्स, TBL ट्रेनर, चेंज कर रहा है, हालांकि नहीं करता था अभी तक, तो कर रहा है तो अच्छी बात है। चलो अपडेट डेटाबेस करके देखते हैं। अपडेट डेटाबेस वर्बोस, यहाँ पे आओ, अब DB को रिफ्रेश करो, हाँ, क्योंकि DB के अंदर टेबल है ना, तो यहाँ पे आओ, TBL ट्रेनर्स कर दिया। लेकिन इसका जो सही तरीका है वो ये नहीं है, उसका अब भी रीजन तुम लोगों को समझ में आएगा जब मैं CRUD एप्लीकेशन बताऊंगा, जब DB सेट को रिफर करेंगे। तो यहाँ पे आओ, उसका सही तरीका जो प्रोजेक्ट के अंदर है वो ये है, नीचे आने का, इसको अगेन में पहले, चलो इसको रीनेम करके दूसरा चेंज कर देते। अच्छा हाँ, माइग्रेशन का अगर डाउनग्रेड करना है तो ये माइग्रेशन मैं चला दिया, ये माइग्रेशन चल गया, लेकिन गलती से चल गया। अब इसको डाउनग्रेड करना है फॉर एग्जांपल, तो एक तो है कि हाँ डाउन मेथड कॉल करना पड़ेगा, लेकिन डाउन मेथड ऐसे कॉल होता नहीं है। रिमूव माइग्रेशन करेंगे तो माइग्रेशन को रिमूव कर देगा ना, डेटाबेस से चेंजेस नहीं उड़ाएगा। एक पहले वाला माइग्रेशन अपडेट कर देने का, एक पहले वाला माइग्रेशन जो इससे पहले जो माइग्रेशन था वो अपडेट कर दोगे तो चेंजेस एक माइग्रेशन पहले ऑटोमेटिक चले गया ना।
अभी तक किया नहीं है। इतनी बड़ी गलती हुई नहीं। नहीं नहीं होता है वो। डॉट नेट के अंदर था, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर इसका अलग कमांड है, डॉट नेट कोर में इसके अंदर अलग कमांड है। अपडेट डेटाबेस, और यहाँ पे ना माइग्रेशन का शायद प्रीवियस माइग्रेशन का कुछ नेम वेम कुछ तो देना पड़ता है। हाँ मेरे को भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। प्रीवियस माइग्रेशन शायद स्नैपशॉट लेता है वहां से, बताता हूँ। ऐड कैरेक्टर लेंथ, ये अपना लास्ट वाला है ना। मेरे को अभी तक डाउनग्रेड करने की जरूरत पड़ी नहीं। अगर ये माइग्रेट अभी डायरेक्ट ले लिया, कॉपी किया वो डायरेक्ट लिया उसने, असल में लाइन कॉपी हुई ना। कॉपी कंट्रोल जेड, यहाँ पे आए, अपडेट डेटाबेस, हो गया, प्रीवियस उस पर चले गया। अगर यहाँ पे मैं आऊँ और स्टूडेंट डीबी को रिफ्रेश करूँ, फिर टेबल, हो गया ट्रेनर्स और स्टूडेंट। समझे लॉजिक क्या लगाया मैं? ये समझा ना लॉजिक? अभी लाइन से एक माइग्रेशन करते हुए आए, ये वाला माइग्रेशन गलत है, मैं क्या इसके चेंजेस अप्लाई हो गए लास्ट वाले के, तो उससे पहले वाले के चेंजेस अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली ये चेंजेस निकल गया। हाँ तो उतना कर, माइग्रेशन से करना है ना अपने को, मोहब्बत के साथ एकदम। तो जब कभी कोई भी माइग्रेशन को डाउनग्रेड करना है तो क्या करना है तुम लोग को, उससे एक पहले वाला माइग्रेशन जो है उसको अपडेट करना है। तो होता क्या है पता है, लोग समझते हैं कि ये थूक लगाओ काम है, ऐसा नहीं है। जैसे ही तुम एक पहले वाला माइग्रेशन करोगे ना, तो वो करंट माइग्रेशन के डाउन मेथड को कॉल करता है। करंट माइग्रेशन जो है ना, उसके डाउन मेथड को कॉल करता है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे चेंजेस हट जाते हैं, और प्रीवियस वाले के अप मेथड को कॉल करता है, तो अप मेथड के चेंजेस अगर नहीं है तो आ जाएंगे। समझे? तो इस तरीके से चलता है मेथड। अब मैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया, अब मेरे को टेबल का नाम चेंज करना है सही तरीके से, तो उसके लिए तुमको लिखना पड़ता है फ्लुएंट एपीआई। फ्लुएंट एपीआई कमेंट में यहां लिख दिया। एक मेथड है, जिस तरीके से ऑन मॉडल कॉन्फ़िगरिंग था उसी तरीके से ऑन मॉडल क्रिएटिंग है, उसको ओवरराइड करना पड़ता है। तो मैं ओवरराइड लिखा, स्पेस लिखा, ऑन लिखा, ऑन मॉडल क्रिएटिंग आ गया, इंटर किया, वो मेथड मेरे पास आ गया। यहाँ पे मुझको ये इंस्टेंस को, जो मॉडल बिल्डर मुझको रिसीव हुआ, इसको यूज करके पूरा काम करना है। मैं लिखा मॉडल बिल्डर, ये इंस्टेंस है, दिख रहा है ऊपर पैरामीटर में जो रिसीव हुआ है वो ही है मॉडल बिल्डर डॉट। अब किस एंटिटी के लिए करना है, तो यहाँ पे एक एंटिटी करके है, उस मेथड को मैं कॉल कर दिया। यहाँ ये बोलेगा एंटिटी बताओ, देखो टी एंटिटी कौन सी है अपनी, ट्रेनर के लिए कर रहे हैं ना, ट्रेनर, ये एंटिटी यहां से पकड़ लिया। अब वो बोलेगा कि टू टेबल मेथड कॉल कर दो, और यहां पे टेबल का नेम बता दो। तो मैं यहां पे लिख दिया टीबीएल ट्रेनर्स, समझे बात को? तो अब वो उस टेबल का ये नाम, ट्रेनर मॉडल के लिए अभी टेबल क्या था, ट्रेनर्स, डीबी सेट के अंदर। अब ट्रेनर मॉडल के लिए क्या रहेगा, समझे बात को? क्लियर है? इस तरीके से ये पूरा काम चलता है। इसका एक और तरीका है, पहले ये तरीका बता दूं, उसके बाद वो वाला। मल्टीपल मतलब मेथड्स हैं। मैं एक बार प्रोजेक्ट में ये तरीके से किया, फिर दूसरे तरीके से किया, उससे भी चल गया, तुमको पता चल गया कि अलग अलग तरीके से भी होता है। बहरहाल
ऐड करना है ना, ऐड माइग्रेशन, रीनेम ट्रेनर टेबल, अपडेट डेटाबेस। हो गया। यहाँ पे आओ, स्टूडेंट डीबी, इसको रिफ्रेश करो और टेबल को एक्सपांड करो, टीबीएल ट्रेनर्स। समझे बात को? तो ये जो मैं किया इसको बोलते हैं फ्लुएंट एपीआई। अब यहाँ पे आओ, कहाँ गया फ्लुएंट एपीआई? हाँ, फ्लुएंट एपीआई से पहले कॉलम बता देता हूँ। कॉलम तो देखो, कॉलम एट्रीब्यूट तो मॉडल की क्लास है ये। तो मॉडल की क्लास में जो जो प्रॉपर्टी के लिए तुमको करना है तुम कर सकते हो। तो मैं क्या किया, जैसे ये प्रॉपर्टी के लिए करना है तो कॉलम एट्रीब्यूट दिया, उसमें कॉलम का नेम कॉमा उसकी टाइप नेम। तो कॉलम नेम स्ट्रिंग में बताया, कॉमा टाइप नेम में जो भी डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एन वर्कर ऑफ 25। तो जो भी काम है तुम ऐसे कर सकते हो मॉडल के अंदर। इसको बोलते हैं डेटा एनोटेशन। ये जो कॉलम एट्रीब्यूट लिखा ना मैं, इसको बोलते हैं डेटा एनोटेशंस। जिसकी एट्रीब्यूट लिखा था प्राइमरी की बनाने के लिए, वो क्या था, डेटा एनोटेशंस। ये सारे वो थे। और यही काम को तुम फ्लुएंट एपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। तो फ्लुएंट एपीआई के थ्रू करते हैं तो वो क्या करना होता है, तुम्हारे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मतलब तुम्हारे वर्चुअल डीबी के अंदर वो सारा काम करना है फ्लुएंट एपीआई का। तो देखो, ये कस्टम डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिटेड है। इसके अंदर मेथड देखो, ऑन मॉडल क्रिएटिंग जो अपने किए हैं यहाँ पे, कहाँ है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये सारे डीबी सेट लिखे हुए हैं। उसके नीचे में ऑन मॉडल क्रिएटिंग को ओवरराइट कर लिया। ये भी वही किया है, देखो दिख रहा है, ऑन मॉडल की रेटिंग को ओवरराइड किया, मॉडल बिल्डर का इंस्टेंस यूज करके सारे काम किया है। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफाइड टेबल नेम स्कीमा ऑप्शनल है टू बी मैप टू द मॉडल क्लास। टेबल का नेम स्पेसिफाई करो जो तुम्हारे मॉडल से मैप होने वाला है। तो देखो, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, यहाँ मॉडल की क्लास का नेम। तो मैं भी वही किया, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, एंगल ब्रैकेट के अंदर मॉडल की क्लास का नेम। देखो ट्रेनर लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है। उसके बाद टू टेबल, यहाँ पे टेबल का नेम ऑप्शनली स्कीमा नेम। स्कीमा नेम की जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं बताया अभी तक, वहां भी मेरे को जरूरत पड़ी नहीं कंपनी में, समझे। फिर टेबल नेम बता दिया तो टेबल नेम डायरेक्ट ले लिया। स्पेसिफाई व्यू नेम, व्यू पढ़े हैं आपने एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर व्यू पढ़े हैं, वहां जाके व्यू देख लेना। तो स्पेसिफाई द व्यू नेम टू बी मैप टू द मॉडल क्लास। अगर किसी मॉडल से कोई स्पेसिफिक व्यू मैप है तो उसके लिए मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, उस मॉडल का नेम जिससे मैप करना है, और टू व्यू, टेबल से मैप करना तो टू टेबल, और व्यू से मैप करना टू। ये व्यू एमवीसी वाला व्यू नहीं है, एसक्यूएल वाला व्यू। वहां जब पढ़ाया तो बोला भी था कि इंटरव्यूअर कभी पूछ लिया व्यू के बारे में तो उससे पूछ लेने का कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, एमवीसी वाला व्यू की एसक्यूएल वाला व्यू। एसक्यूएल का पूछते पूछते व्यू पूछा है तो वहां का व्यू, एमवीसी का पूछते पूछते व्यू तो खाली पूछेगा नहीं, वो जाहिर सी बात है कि नहीं, कि व्यू क्या होता है। भाई लोग अपने 2-2 साल का एक्सपीरियंस लगाया, व्यू क्या होता है ये तो कोई नहीं पूछेगा। व्यू तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, इतना आसान मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, स्पेसिफाई डिफॉल्ट स्कीमा नेम, ये भी तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो फ्लुएंट एपीआई का कुछ और भी था मेरे पास, टू। हाँ, सेम देखो, ये ऑन मॉडल की रेटिंग के अंदर नीचे फॉर एग्जांपल लिख रहा है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए अगर तुमको कोई काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आओ, इसी ट्रेनर मॉडल की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए कोई काम करना है। मैं स्टूडेंट के लिए लिख देता हूं, चलो सामने देखिए। अभी फॉर एग्जांपल ये एज जो है ना, एज, इसके लिए मुझको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है, बराबर, टेबल साइड पे। तो अब इसको मुझको टारगेट करना है, ये किससे बिलोंग करती है, स्टूडेंट मॉडल से ना। तो पहले मुझको क्या पकड़ना पड़ेगा, एंटिटी। तो यहां पे आओ, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, पहले एंटिटी को पकड़ो, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी स्टूडेंट। एंटिटी पकड़ में आ गई। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, तो अब इसकी, यहां पहले बंद हो जाए भाई,
अब इसकी प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी में तुमको एक लैम्डा एक्सप्रेशन मिलेगा, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। और लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे एक्सेस करता है? लैम्डा एक्सप्रेशन का जो पैरामीटर है लेफ्ट वाले कलेक्शन को बताया था इससे पहले, यहाँ पे कलेक्शन क्या है? स्टूडेंट है समझो। तो मैं यहाँ पे लिखा S goes to S डॉट, तो S रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्टूडेंट को। तो S goes to S डॉट लिखा, देखो आईडी भी दिख गया, नेम भी दिख गया, एज भी, बर्थ डेट भी, यानी S अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ब्रैकेट वाले मॉडल को, मतलब उसको। समझे बात को? अब मुझको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है मैं कर सकता हूं, जो मैं डेटा एनोटेशन से किया ना वो सारी चीजें मैं यहां से कर सकता हूं। ये ज्यादा बेस्ट है, ये फ्लुएंट एपीआई जो है ना ये ज्यादा बेस्ट है और रोबस्ट है। क्यों पता है? तुम्हारा मॉडल एकदम साफ दिखेगा, तुमको एकदम क्लीन दिखेगा। मेरा प्रोजेक्ट जब दिखाया था तो लोग बोलते हैं तुम्हारा मॉडल एकदम क्लीन है यार। मैं बोला मेरा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट भरा हुआ है, कहा ना पूरा। उससे होता क्या फायदा पता है? कि सबको पता रहता है कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना तो वो कहाँ लिखी है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखी है। वो मॉडल के पास जाएगा ही नहीं, उसको मॉडल एकदम क्लीन दिखेगा, कोई भी प्रॉपर्टी सिंपल रहेगी, कोई एनोटेशन नहीं, कुछ नहीं, सारी चीजें यहां से। समझे? तो मैं यहां पे फॉर एग्जांपल आईडी कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, आईडी, तो यहां में लिखा हैज, नहीं हैज की तो डायरेक्ट हो जाएगा, डॉट हैज की, तो बोले प्राइमरी की किसकी है? तो मैं लिखा एस गोज टू एस डॉट आईडी। जो की एट्रीब्यूट लिखे ना वो ये हैज की। समझे बात को? इसी तरीके से अब मुझको मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी स्टूडेंट मेथड कॉल हो गया। कॉल होने के बाद उसकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी को टारगेट करना है तो मैं लिखा एस गोज टू एस डॉट नेम। अब नेम के लिए अगर कोई तुमको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो सारी देखो, उसकी कॉलम टाइप, उसको कोई कन्वर्जन है, हैज एनोटेशन दिख रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल बोल दिया कि उसका ये जो है इसका कॉलम नेम क्या है, मैं लिख दिया स्टूडेंट नेम फॉर एग्जांपल। कि वहां पे कभी कभी क्या होता है समझो, कभी कभी ये होता है डीबी फर्स्ट अप्रोच के अंदर तुम्हारे टेबल के अंदर नेम है स्टूडेंट नेम और मॉडल के अंदर है नेम। एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, तुम बोलोगे ये जो स्टूडेंट है, देखो मैं यहाँ सिलेक्ट करके बताता हूँ, स्टूडेंट को पकड़े, एंटिटी मिल गई, एंटिटी के अंदर प्रॉपर्टी को पकड़े, नेम, नेम के बाद ये जो नेम है उसका कॉलम नेम क्या है? स्टूडेंट नेम। अब उसको पता चल जाएगा। अब अगर डेटाबेस में स्टूडेंट नेम भी रहेगा तो वैल्यू तुमको यहाँ पे मिलेगी, वो अपना नहीं मिलती है। ये होता है, लोग हैरान रहते हैं। मेरे साथ भी होता था, अभी मैं एक एपीआई लिख रहा था, डेटा आया मिल नहीं रहा था, मैं चेक के अचानक देखा डेटाबेस के अंदर अलग टाइप थी, मॉडल के अंदर अलग टाइप थी। वहां पे स्मॉल इंट है, यहाँ पे इंट था, वैल्यू मैप ही नहीं हो रही थी। मैं फ्लुएंट एपीआई में आके लिख दिया भैया ये जो मॉडल है ना, यहाँ पे जो इंटीजर है डेटाबेस में इसके टाइप स्मॉल इंट है, यही लिखा था, हैज कॉलम नेम हैज कॉलम टाइप। इसका कॉलम नेम ये है, इसी के आगे सेम प्रॉपर्टी के आगे मैं लिख दिया हैज कॉलम टाइप। तो यहाँ पे कॉलम टाइप भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। इसकी कॉलम टाइप ये है, फॉर एग्जांपल इसकी है एन वर्कर 25, समझे? तो एक कॉलिंग की चेन बनते चले जाती, तो इसको हमेशा ऐसे कर देने का। देखो बताता हूं, एंटिटी पकड़ में आई, एंटिटी के बाद प्रॉपर्टी पकड़ में आई, प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी का नेम लिए, प्रॉपर्टी का नेम के बाद अरे प्रॉपर्टी का नेम बोला, कॉलम का नेम, उसके बाद इसकी टाइप क्या है। हो गया ना सिंपल एकदम। इसको ऐसे ही कर देगा, एंटिटी, एंटिटी के बाद उसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टेबल में कौन सा कॉलम है वो स्पेसिफाई कर दिए, उस कॉलम की टाइप क्या है वो स्पेसिफाई की। ये इस पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। फ्लुएंट एपीआई पे ना बहुत सारी चीज डेटा एनोटेशन से तुम नहीं कर सकते, लेकिन फ्लुएंट एपीआई से सब कर सकते हो तुम। समझे बात को? क्लियर है?
तो इस तरीके से फ्लुएंट एपीआई लिखा जाता है। मेरे को बहुत लिखना पड़ता है ये। अपना नेम है ना, तो नेम कर दिया, समझे। अब अगर मैं यहां से इसको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी कर दो, तो मुझको, या स्टूडेंट आईडी कर दो, स्टूडेंट आईडी तो ले लेगा ना वो, क्लास नेम सफिक्स आईडी, स्टूडेंट आईडी कर दिया, तो अब तुमको ये यहां बताना पड़ेगा। देखो पहले यहां से गायब हुआ, यहां क्यों गायब हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी तुम चेंज कर दी, स्टूडेंट आईडी आया। अब इसके लिए, ये स्टूडेंट आईडी के लिए तुमको बताना पड़ेगा कि हैश की, तो डायरेक्ट हैश की यहाँ लो। अच्छा बता दिया ना, ठीक, समझ में आई बात। ये एक डेटा एनोटेशन था जो मैं यहां से हटा रहा हूं। यहां चेंज किया तो अब की एट्रीब्यूट लगता, अगर चेंज किया तो मैं की एट्रीब्यूट नहीं यूज किया बल्कि फ्लुएंट एपीआई लिख दिया, समझे बात को, हैश की यूज किया। तो यहाँ ये हो गया। स्टूडेंट नेम के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन किया था यहाँ पे आके चेंज कर दो। ये जो पूरी लाइन है कि इसका कॉलम नेम ये है और टाइप नेम ये है, वही को चीज मैं यहाँ पे लिख दिया। ये जो नेम प्रॉपर्टी है उसका कॉलम नेम ये है और टाइप ये है, मतलब जो एनोटेशन से किया था वो फ्लुएंट एपीआई से बता रहा हूँ, समझे बात को। तो ये मतलब अच्छा कंट्रोल होता है तुमको इस पे, बहुत सारे काम तो होते ही नहीं। मेरे को जब फाद ने एक बार बोला था तो मेरे नहीं समझ में आई थी बात, बोले अब वो कॉम्प्लेक्स रिलेशन अगर टेबल का रहता है ना, तो बोले वो डेटा एनोटेशन काम नहीं करता, फ्लुएंट एपीआई लिखना पड़ता है। अच्छा, बाद में समझ में आया, अच्छा वाकई में ऐसा होता है, नहीं फिर वो फ्लुएंट एपीआई ही लिखना पड़ता है जब कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहता है एकदम। बेहतर ये हो गया। एक आध टाइप के लिए और भी कर सकते हैं, स्टूडेंट के अंदर आए, जैसे भी ये डेट ऑफ बर्थ है, बाय डिफॉल्ट डेट ऑफ बर्थ इंटरनली क्या है, डेट ऑफ बर्थ टाइप जो है वो इंटरनली किससे डेवलप हुई है, वेरी गुड, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, टाइप के एतबार से, अकॉर्डिंग टू टाइप, वेरी गुड, वैल्यू टाइप, शाबाश, वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप कभी भी नल नहीं होता है, इसमें अगर वैल्यू छोड़ देंगे तो क्या जाएगी, पहली सदी 01-01-0001 ये जाएगी। तो ये वैल्यू सही है क्या, गलत है, बराबर। तो इसको क्या बनाने का, नलेबल बना देने का इसको, समझे। तो इसको नलेबल बनाने के लिए चाहे तुम यहां से करो, चाहे उसके लिए फ्लुएंट एपीआई लिख के उसकी टाइप डिसाइड करो, तो वहां पे तो बेस्ट तरीका ये कि इसको यहाँ नलेबल बनाओ। अननेसेसरी फ्लुएंट एपीआई लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं। अगर लिखना ही है तो फिर तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा, मॉडल बिल्डर डॉट फिर प्रॉपर्टी, फिर ऐसे करते हुए पूरा काम तुम कर सकते हो। इसके 2-3 तरीके हैं। तुम लोगों क्या करना है, मेरा कोड कॉपी करना है, इसको चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है, लिखने के बाद इसको बोलना इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो, तो तुमको एक और तरीका बताएगा, समझे बात, एक और तरीका बताएगा, ये समझ जाएगा, उसके बाद करना ताकि वो समझे। तो वो एक एंटिटी को पकड़ के उसके ब्रैकेट के अंदर ही पूरा काम हो जाता है। एक एंटिटी पकड़े ना, एक एंटिटी को पकड़ के मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी का काम एक ही जगह पे होता है। पहले ये समझ लो अलग अलग, फिर वो समझना, ठीक है। सेव करो इसको, चेंजेस किए हो, चेंजेस क्या क्या किए पता नहीं, बहुत सारी चेंज कर दी है ना। मैं लिख देता हूँ, लेकिन कभी भी एक बात याद रखना कि चेंजेस छोटे माइग्रेशन, छोटे चेंजेस माइग्रेशन, छोटे चेंजेस माइग्रेशन कभी बड़ा। उसकी वजह क्या बताए, तुम एक साथ 10 चेंज किए, माइग्रेशन कर दिए, उसमें से 8 चेंज सही थे, 2 चेंज गलत थे। अब माइग्रेशन को रिवर्ट करना है, 8 थोड़ी होगा, पूरा 10 एक साथ वापस आएगा, समझे बात को। क्योंकि तुम्हारी एक ही फाइल बनी ना माइग्रेशन की, जो चेंजेस गए थे पूरे आ जाएंगे। इसलिए क्या करने का, छोटा चेंज, ऐड माइग्रेशन, अपडेट डेटाबेस। तो होगा क्या,
आखिरी में अगर तुम्हारा लास्ट माइग्रेशन गड़बड़ हुआ तो वही को तुमको रिवर्ट करना पड़ेगा, पूरे को नहीं करना पड़ेगा। इसलिए माइग्रेशन में हमेशा क्या बोलते हैं, छोटा चेंज और अप्लाई करो माइग्रेशन। बिल्ड फेल, बिल्ड स्टार्ट, बिल्ड फेल क्यों हुआ? कंट्रोल शिफ्ट बी, स्टूडेंट डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर आईडी। ओके, कहां पटा? अरे मैं व्यू पे लिख के रखा था ना उसको। कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड सक्सीड। पहले आईडी प्रॉपर्टी थी ना, मैं स्टूडेंट आईडी कर दिया। ले आया देखो, रीनेम किया कॉलम को आईडी से स्टूड आईडी। और ये कहां से किया? फ्लुएंट एपीआई डिटेक्ट किया ना, प्रॉपर अपना फ्लुएंट एपीआई भी कर रहा है, अपने वहां बता के रखी है। मतलब कॉलम तो रीनेम किए, बर्थ डेट को देखो किया नलेबल ट्रू। अभी तक नलेबल क्या था? यहां पे आओ, फिलहाल इसको रिफ्रेश। देखो नॉट नल दिख रहा है, अब ये क्या हो जाएगा? नल। सब सही चला तो माइग्रेशन में अक्सर कुछ ना कुछ कोड फटता ही है। चल गया, कहाँ है? देखो नल हो गया, साथ में अपना स्टूड आईडी भी चल रहा है विदाउट डेटा एनोटेशन, मतलब हैश की काम किया अपना, समझे? और हैश की के साथ एक और होता है हैज नो की, आई थिंक ये मैं देखा था, हैज नो की। कहाँ से आवाज आई? हाँ यूज किया है ना, मैं भी किया। मेरा एक बंदा कोड फट रहा था, अचानक मेरे को एकदम शाम में मैसेज आया, तो अब वो चेक करने का था, मैं खाली ऐसा देख लिया उसका। मेरे कोड की वजह से दूसरा कोड फट रहा था, उसने बोला ये फट रहा है ऐसा, बोला हैज नो की कर दे भाई उसको, जब तक के लिए मैं बाद में देखता हूँ। तो बोला एक सेकंड, मैं हैज नो की किया, मतलब आप तेरा चलेगा। उसका काम चल गया, मेरे को ये पता था कि उसका काम चल जाएगा, फ्रंट एंड का काम था उसका। फिर बैठ के बाद में मैं उसको सही किया, मतलब कम से कम काम चल जाए उसका। तो मैं खाली एक लाइन यही आके मैं हैज नो की मतलब आप तेरा चलेगा, देख चलेगा, इंटरकनेक्टेड ही रहते हैं सब। तो यही है, इसलिए मेरे को याद है कि हैज नो की। कभी कभी कोई ऐसा होता है कि तुमको ऐसा टेबल चाहिए, जस्ट रीड ओनली टेबल टाइप की कोई चीज है, तो वहां पे तुम क्या करोगे? हैज नो की। यही कर दिया था मैं बाद में सोचा था कांड बड़ा किया हूं, लेकिन पता नहीं चला, उससे पहले वापस चेंज कर दिया कि कम से कम उसका काम निकल जाएगा। ऐसा करना नहीं होता है, लेकिन जस्ट एक मतलब एक फीचर तुम लोगों को पता था इसलिए बता दिया। बहरहाल ये था फ्लुएंट एपीआई। तो थोड़ा सा यहाँ पे आके फ्लुएंट एपीआई को भी देख लो, कस्टम डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हैज कॉलम नेम, कॉलम टाइप, डिफॉल्ट वैल्यू भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। ये भी मैं किया हूँ कि अगर डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करना है किसी के लिए तो डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यही लेना चाहिए। तो यहाँ पे आके हैज डिफॉल्ट वैल्यू कर दोगे ना, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो ही जाएगी बाय डिफॉल्ट। हाँ किया हूँ ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है, ये चलो ये स्ट्रिंग है ना, यहीं पे आया डॉट हैज डिफॉल्ट वैल्यू टेस्ट। तो अब ये नेम कॉलम के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वो टेस्ट जाएगी। तुम कुछ नहीं भेजे तो टेस्ट, जो तुम भेजे तो वो, समझे बात को? तो इस तरीके से तुम बहुत कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो ऐसे। अब डेटा एनोटेशन में कितना मतलब मॉडल कितना गंदा हो जाएगा, तुम खाली वो सोचो। ये पसंद नहीं किया जाता है कि तुम्हारे मॉडल में पूरी बल्कि कोड वहां पे आ जाए। मॉडल सिर्फ डोमेन की क्लास के लिए यूज होना चाहिए, वो एकदम मतलब उसको देख के समझ में आए कि भाई ये 4 प्रॉपर्टी है, ये यूज होगी कहीं भी, लेकिन ये डोमेन की क्लास एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सही कोड। कल मैं देखो यही बोला इत्तेफाक से, कल रात हम लोग बैठे तो मैं यही बोला कि मतलब कि सारे एनोटेशन को हटाओ, फ्लुएंट एपीआई लिखो,
ताकि कल कोई तुम्हारा आने के बाद तुम्हारा कोड देखे तो बोले यार कोई जलवा डेवलपर इसको लिखा है। मॉडल एकदम क्लियर, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में कमेंट देने का, ये प्रॉपर्टी के लिए फ्लुएंट एपीआई है। पूरा कॉपी करो चैट जीपीटी को, तो जो मैं करवाता हूँ कॉपी किया चैट जीपीटी को, जो भाई कमेंट ऐड कर दे, भाई नेसेसरी कमेंट ऐड कर दे, वो नेसेसरी कमेंट ऐड किया, कॉपी करो पेस्ट करो, पब्लिक बोलती वाह, मतलब वो सबको बोलते देखो ना कितना अच्छा कोड किया है समझे, एकदम बेहतरीन कोड, जलवा। अनुजय ने याद आएगा किसी को? बहरहाल ये समझ में आई बात। फ्लुएंट एपीआई का मतलब 2-3 था। हाँ, तीसरा देखो, इसमें ये बहुत टॉप लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर तुमको एड्स डेटाबेस इंडेक्सेस, ये भी मैं किया हूं शायद, क्योंकि इंडेक्सिंग किया था मैं एक मरतबा, तो इंडेक्स बताना है। बताए इंडेक्स अभी तक तुम लोग पढ़े नहीं हो इतना खास, तुम लोग शायद देखे होंगे कंपनी में। कभी कभी सर्च करने के लिए इंडेक्स लगाना पड़ता है, तो ये एसक्यूएल का पार्ट है। लेकिन जितने भी तुम्हारे एसक्यूएल के चेंजेस है उसको तुम लोग अभी कहाँ से भेज रहे हो? कोड से ना, तो उसको यूज करके भेज सकते हो। बहरहाल 3-4 साल तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी कम से कम पता रहना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ना कभी कभी, उसके लिए अब तो मतलब 3-3 साल तक तो जरूरत नहीं पड़ती है सब चीज़ की, लेकिन इंटरव्यू में बहुत पता चल जाता है। क्योंकि अक्सर जगह पे ये देखा गया है, काम बहुत इजी है, इंटरव्यू बहुत हार्ड है। काम कॉपी पेस्ट का ही है, जाओ यहाँ से उठाओ वहाँ कॉपी पेस्ट करो, लेकिन इंटरव्यू में हालत खराब कर देते हैं वो लोग, समझे। तो अपने को 2 तरीके से पढ़ना होता है, पहला कंपनी में एंट्री करना है, दूसरा कंपनी में सरवाइव करना है। 2 चीज, अपना 2 काम है। कंपनी में एंट्री मतलब इंटरव्यू, कंपनी में सरवाइव करना मतलब प्रोजेक्ट। तो अभी तक जो पढ़ रहे हैं ये इंटरव्यू के लिए है, इसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा अपना, 15 दिन बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जब मेरे को ऐसा लगेगा कि जरूरी टॉपिक सब हो गए, व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा वगैरह जो सब इंटरव्यू में पूछते हैं। लेकिन तुम लोग गए, अगर एपीआई पे काम मिला तो खत्म। तो ऐसा होता है, तो अपने वो चीज पढ़ेंगे जिससे तुम लोग कंपनी में जाओ। सेकंड चीज प्रोजेक्ट करेंगे जिससे कंपनी में सरवाइव कर सको, समझे। मतलब गैप मत करना भाई कोई, मतलब कोशिश करो, जो मैं बोल चुका हूँ सैटरडे जो भी हुआ है, मैं समझता हूँ सबकी अपनी मसरूफियत है, बिजी रहते हैं, कोई जॉब वाला है, कोई कुछ है, लेकिन थोड़ा सा कुर्बानी दो, थोड़ा सेक्रीफाइस करो, समझे बात को। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा आज। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। लास्ट वाला वो रिमूव हो जाता है, नहीं करना है, बिल्कुल करना ही नहीं है। किसी के दिमाग में आया कि नहीं? अच्छा पूछ लिया। हाँ, बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी कोई माइग्रेशन बीच में से नहीं निकालना। क्यों? पूरा स्टेप बाय स्टेप रहता है, तुम्हारे चेंजेस स्टेप बाय स्टेप, पूरा कोड फट जाएगा, डेटाबेस और उसका लिंक खत्म ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से तो डिलीट कर दिए, लेकिन एक टेबल है ईएफ माइग्रेशन हिस्ट्री, उसके अंदर पूरी लाइन से दिखाया ना अभी। अगर हम लोग कोई माइग्रेशन रिमूव कर दे तो उसकी एंट्री यहां रहेगी, यहां से थोड़ी जाएगा, यहां है ना, समझे। हाँ, किसको? ये माइग्रेशन फोल्डर में जो कुछ भी है वही है, यहां से नहीं रिमूव हुआ। तुम वहां से जाके डिलीट कर दिए फॉर एग्जाम्पल, यहां तो रहेगा ना वो। मतलब ये कभी भी देखो ना क्या है। अबे भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यार, ये मैं आ लिखूं तू आके बैठ जाए, मैं पी लिखूं तू पढ़ने लगे, क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वो अच्छे पसीना छोड़ देते सीनियर लोग भी। जब माइग्रेशन का इशू आता है ना, तो समझ लेना माइग्रेन का इशू आने वाला है। बहुत खतरनाक चीज है भाई, माइग्रेन पता है ना, आधा सर दुखता है उसके अंदर, तो बहुत खतरनाक चीज है वो। माइग्रेशन बीच में से कभी डिलीट नहीं करना। अपडेट डेटाबेस 0 करोगे तो सीधा इनिशियल स्टेज पे पहुंचेगा, सारी चीजें को डिलीट कर देगा इनिशियल में।
अपडेट डेटाबेस 0 कब देते हैं अपना क्या अपने हाथ ही में से। मतलब इसको जितना प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हो। अब देखो मैं तुमको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। मैं ना एक मतलब एक को प्रोजेक्ट बेचा था BCA वाले को। बेचा गया था, एक शौरमा पे बिक गया था मैं। वो घर पे बुलाई शौरमा की लाजी, मेरी रिश्तेदार थी ना, गया नुकसान मजबूत हुआ तो नुकसान हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो रिश्तेदार थी, जाके कॉन्फ़िगर भी करना पड़ा लैपटॉप में उसके, इतनी ज़्यादा रिश्तेदार थी। रिश्ते का नुकसान। तो मैं पूरा बना के मैं उसको ना टेलीग्राम पे भेज दिया, पूरा सॉल्यूशन उठा के भेज दिया। मैं बोला तू क्या कर, इसको अनजिप कर, विजुअल स्टूडियो में ओपन कर, एक कमांड चला ले बस खाली, अपडेट डेटाबेस। अरे वो कॉकरोच मॉस्किटो इसकी उसकी है, मैं जाना पड़ा मेरे को घर पे एड़े ऐसा गया। क्या किया मैं, यही किया, अनजिप किया, विजुअल स्टूडियो में ओपन किया, अपडेट डेटाबेस किया, उसका डेटाबेस बन गया, प्रोजेक्ट चलने लगा। अरे भाई इतना ही काम था। विजुअल स्टूडियो में ओपन किया, पैकेज मैनेजर कंसोल में गया, अपडेट डेटाबेस किया, अपडेट डेटाबेस कमांड से माइग्रेशन फोल्डर में हो गया, माइग्रेशन फोल्डर के सारे माइग्रेशन को रन कर दिया, डेटाबेस भी बन गया, टेबल भी बन गया, कॉलम सब बन गया, सिंपल। लेकिन अब शोरमा क्या कर सकते हैं, शोरमा भी गया। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अगर यहाँ पे अपडेट डेटाबेस 0 चलता है कि नहीं पता नहीं, इससे पहले चलाया हूँ। अपडेट आता है, कुछ का कुछ हिल जाता है। अरे इनको क्या समझेगा अभी ट्रंकेट, समझा मैं। इन लोग को अभी वो उतना ज्यादा हो जाएगा ना, अभी इनको ट्रंकेट पता ही नहीं है तो ट्रंकेट कैसे बताऊं। ये देखो यहाँ पे आए, अब रिफ्रेश करो इसको। मेरा चाहना ये है कि 2.5 साल वालों को जितना पता होता है माइग्रेशन के बारे में, उससे ज़्यादा पता रहे बस, और उससे कहीं ज़्यादा पता हो गया अगर इतना आ गया तो। ये मैं इसको रिफ्रेश किया, टेबल देखो गायब दिख रहा है, एक भी टेबल नहीं है। लेकिन तुम्हारे माइग्रेशन में है ना सारी चीजें। अपडेट डेटाबेस करो, हाँ डेटाबेस पे, ये मेन अपडेट डेटाबेस करते तो कहाँ होता है चेंजेस, वहीं होता है, तो वहीं होगा। माइग्रेशन में फोल्डर में है अपडेट डेटाबेस, उठाया पूरा बना रहा है। देखो यहाँ पे आया स्टूडेंट DB, रिफ्रेश, आ गया टेबल स्टूडेंट और TBL ट्रेनर्स। अब फॉर एग्जांपल इसको, ये दोनों टेबल को मैं क्वेरी कर रहा हूँ, खत्म कर दूंगा 5 मिनट के अंदर ना, टाइम देख रहा हूँ मैं, मेरी गलती से हुआ है, क्या करेंगे। सेलेक्ट स्टूडेंट, सेलेक्ट ट्रेनर, दोनों दिख रहा है, देखो दोनों एम्प्टी है। तो अगर तुमको इसके अंदर डेटा फिल भी करना है माइग्रेशन के थ्रू, कि इनिशियली मेरे को कोई डेटा चाहिए, वो भी तुम लोग कर सकते हो, यहां से भरने की जरूरत नहीं है, वही माइग्रेशन के थ्रू करो। तो अब जिसको प्रोजेक्ट मैं दूंगा वो अपडेट डेटाबेस करेगा, तो रिकॉर्ड डेटाबेस में भी आ जाएगा, टेबल में रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं डेटाबेस को सीड करना। सीड के माने क्या होता है, बीज, बिया। तो इनिशियली टेबल को सीड करना मतलब इनिशियल डेटा फिल करना, वो भी तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, कितनी बार अनुजैन मनु भाई, ध्यान दो, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है वो। मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी स्टूडेंट डॉट हैज डेटा। अब ये जो हैज डेटा है, ये हैज डेटा
इसी का ऑब्जेक्ट लेता है। अभी ऑब्जेक्ट क्यों लेता है? ये जो भी यहां तुम लिखोगे वो कहां जाएगा? डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस के अंदर क्या है? टेबल। टेबल के अंदर रो, मतलब रो फिल करना है ना, और रो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। सिंपल। यहां से जो ऑब्जेक्ट है वो वहां रो बनता है ना भाई। तो एक नजर दिखा देता हूँ, कोई कंफ्यूज होगा तो क्लियर हो जाए। ये लिंक क्यू, ये एक रो, अरे सॉरी, एक ऑब्जेक्ट एक रो, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी रो, यही है ना? तो यही तुमको भेजना है। एक ऑब्जेक्ट भेजोगे तो एक रो बन जाएगी, एक साथ 3 भेजना है तो मतलब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं यहां पे आया हैज डेटा। अब हैज डेटा को मैं बोला कि न्यू स्टूडेंट, जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 है, नेम फैसल, एज 31 और बर्थ डेट कुछ नहीं है। बर्थ डेट कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि नलेबल बनाया हूं। नलेबल बन, देखते ना, जाना चाहिए ना डेटा। यहां से नहीं भेजा तो ऑटोमेटिकली नल होना चाहिए वो। और अगर तुमको मल्टीपल भेजना है तो यहाँ मल्टीपल भी भेज सकते हो। ये पहला डेटा हुआ, कॉमा, यहां पे इसको दूसरा डेटा दो, न्यू स्टूडेंट नेम, चलो छोड़ देता हूं उसको। लिखा हूं कि नहीं मैं डिफॉल्ट? लिखा हूं कि नहीं? अच्छा, जो ऊपर ही तो लिखा हूं, ऊपर ही लिखा हूं, ऊपर ही लिखा हूं। हाँ, तो यहां पे इनिशियली अपने स्टूडेंट लोग का नाम लिख देता हूं, नबील आफरीन। नेम को एम्प्टी छोड़ो और स्टूडेंट आईडी 2, एज बर्थ डेट क्यों नहीं लिया? स्ट्रिंग में मैं डेटाबेस साइट भूल के डालने लगा था। कैसे डेट आएगी? अच्छा, डेट कितने तरीके से लिखते हैं? 4 तरीके से। वेरी गुड। डेट टाइम डॉट पास, डेट टाइम डॉट पास एग्जैक्ट, डेट टाइम डॉट नाउ, न्यू डेट टाइम। याद आया? तो यहां मैं न्यू डेट टाइम और यहां पे मैं लिख दिया 1993 बराबर 23 सितंबर 1990। चलो, ये डेटा है अपने पास, ये जाना चाहिए। और तुम चाहो तो इसको एक उसमें स्टोर करके भी रख सकते हो, एक वेरिएबल में। अच्छा, एक और चीज, अभी हैज डेटा क्या है? एक मेथड है। ये मैं वैल्यू देते चले जा रहा हूं, लेते चले जा रहे हैं। होता क्या है, मेथड जहां बना हुआ होता है वहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स पहले से होते हैं। जितना भेजोगे उतना ही वैल्यू जाएगी ना। ये अनगिनत जितना भेज रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, पैरम्स, यहाँ पे पैरम्स डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? हैज डेटा के पास। अगर तुम हैज डेटा का ब्रैकेट हटाओगे, दोबारा लगाओगे, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं मैं, देखो पैरम्स दिखा। पैरम्स क्यों यूज होता है इंटरव्यू में? क्वेश्चन n नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मतलब कितने ही पैरामीटर तुम भेज सकते हो, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यही नीचे तुम लोग को एक मेथड बनाता हूं। मैं लिखा पब्लिक वॉइड
टेस्ट अब ये मेथड, टेस्ट मेथड जो है, इसको मेरे को कॉल करना है ऊपर कहीं, ठीक है। मैं यहां पे इसको कॉल कर रहा हूं, मैं लिखा टेस्ट, ये बोल रहा है मुझको एक वैल्यू चाहिए, तो मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे वैल्यू में देने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है मेरे को एरे चाहिए। अगर तुमको यही करना है कि कितना भी भेजूं मैं तो वैल्यू चले आना चाहिए, तो यहाँ पे तुमको आगे पैरम्स करना पड़ेगा। तो अब आई की कितनी भी वैल्यू तुम भेजो, पैरम्स कीवर्ड के थ्रू वो ले लेगा। समझे बात को? पैरम्स पढ़ाया भी हूं मैं, ठीक है। ये खाली जस्ट बेसिक कंसेप्ट जिसका क्लियर रहता है ना, उसको कोड करना बहुत आसान हो जाता है, ये चीजें समझ में आती है फिर। समझे बात को? तो अभी ये सीड करने के लिए ये डेटा मैं किसके लिए? स्टूडेंट के लिए भेज रहा हूं मैं, जिसमें पहला रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट आईडी 1 है, नेम नबील है, एज 31 है और डेट ऑफ बर्थ नहीं, बर्थ डेट नहीं भेजा हूं क्योंकि नलेबल रखा हूं, तो नल चले जाएगा उसके अंदर। और दूसरा स्टूडेंट आईडी 2 है, एज 34 है, बर्थ डेट दे दिया हूं, नेम नहीं दिया हूं। देखते डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अपना चलता है कि नहीं, क्योंकि मैं डिफॉल्ट ऊपर लिखा हूं, है ना, डिफॉल्ट नेम। सीड डेटा इन स्टूडेंट टेबल, सब कुछ सही रहा तो वो ले लेगा, वरना 5 एक हो रहा है, बाद में देखेंगे। ले लिया, यहाँ पे आओ, अगेन इसको एग्जीक्यूट करो। अच्छा, स्टूडेंट है, आ गया डिफॉल्ट नेम, देखो है ना, कोई वैल्यू नहीं भेजा तो डिफॉल्ट नेम लिया। कहां से लिया? फ्लुएंट एपीआई से लिया, ये अपना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, देखो है ना। तो जितना भी रिकॉर्ड ऐड करोगे, अगर वैल्यू भेजोगे तो वो ले लेगा। तो देखो पहले मैं वैल्यू भेजा हूं नबील, तो वो लिया, और दूसरे में वैल्यू नहीं भेजा हूं, देखो नेम प्रॉपर्टी में वैल्यू नहीं है, तो कहां से लिया? डिफॉल्ट नेम। वो कहां कॉन्फ़िगर किए हो? ऊपर, है कि नहीं? समझे बात को? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्लियर है? तो इस तरीके से सीड कर सकते हो तुम लोग। तो अब तुम लोग सेम करके कल लेक्चर ऐसा नहीं है, असल में बहुत दिन से मैं ना